गुड इवनिंग टू ऑल, सभी के लिए गुड इवनिंग। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा, जो इकाई 4 का दूसरा अध्याय है। इकाई 4 जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया है कि इकाई 4 में 2 पाठ हैं, पाठ क्रमांक 6 और 7। पाठ क्रमांक 6 में हमने पढ़ लिया है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और पाठ 7 जो पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा है। ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है इस बार के प्रश्न पत्र के लिए, 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए। पाठ 6 हमने पूरा कर लिया है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जिसमें फैराडे का नियम और स्वप्रेरण और अन्य उत्प्रेरण वगैरह के डेरिवेशन व्यंजक हमने पढ़े हैं। प्रत्यावर्ती धारा जो कि हम इकाई 7 में पढ़ने वाले हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का ब्लूप्रिंट जो रहेगा तो सेम वही रहेगा। कुल मिलाकर के 2 नंबर का प्रश्न आना है और 5 नंबर का प्रश्न आना है और ऑब्जेक्टिव आने हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न इस पाठ से आने हैं। तो इसमें हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो 5 नंबर के प्रश्न के हिसाब से हम इस पाठ को पढ़ेंगे और 2 नंबर के प्रश्न के हिसाब से पढ़ेंगे, है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा की शुरुआत करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा जो विद्युत धारा होती है, तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और इसके बाद और आगे की बात करते हैं हम। तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा किसी भी चालक से अगर जो आवेश, किसी भी वस्तु में अगर आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, आवेश चल रहे हैं, तो आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, है ना। किसी भी प्रवाहित धारा जो होती है तो निश्चित रूप से आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा 2 प्रकार से होती है। एक होती है दिष्ट धारा, जो अभी तक के अध्याय में हम पढ़ते आ रहे हैं, और दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, ये धारा। तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती जो धाराएं हैं, तो दिष्ट धारा होती है 2 प्रकार की। पहली होती है समदिष्ट धारा, और दूसरी होती है परिवर्ती दिष्ट धारा। ठीक है, दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट, और प्रत्यावर्ती धारा का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसीलिए दिष्ट धारा को इंग्लिश में हम लोग डीसी और अल्टरनेटिंग करंट को एसी के नाम से भी जानते हैं। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट। जो दिष्ट धारा होती है, दिष्ट धारा की परिभाषा क्या है? वह विद्युत धारा, यानी कि वह विद्युत धारा जिसमें धारा की दिशा एवं उसका जो परिमाण है, धारा की दिशा और परिमाण दोनों क्या रहते हैं? नियत रहते हैं। ठीक है, यानी कि धारा की दिशा फिक्स हो लेकिन परिमाण बदले या ना बदले, उस धारा को हम क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा बोलते हैं। दिशा क्या हो? निश्चित हो, परिमाण बदले चाहे ना बदले, तो उसको बोलते हैं दिष्ट धारा। अब इस आधार पर दिष्ट धारा 2 प्रकार की हो जाएगी। समदिष्ट धारा मतलब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों समय के साथ नियत रहते हैं, ऐसी धारा को समदिष्ट धारा कहते हैं। और परिवर्ती दिष्ट धारा की परिभाषा क्या होगी? ऐसी दिष्ट धारा जिसमें परिमाण समान रहे, जिसमें दिशा तो समान रहे लेकिन परिमाण समय के साथ बदलता रहे, उसको क्या बोलते हैं? परिवर्ती दिष्ट धारा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं प्रत्यावर्ती धारा में। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को बोलते हैं जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों बदलेंगे। ठीक है, परिमाण एवं दिशा दोनों आवर्ती रूप से समय के साथ निरंतर रूप से बदलते हैं। आवर्ती रूप से बदलने का मतलब एक बार बदलेंगे, पुनः उसी चक्र को रिपीट करते हैं। ठीक है ना, तो आवर्ती प्रकार से परिवर्तन होता है। ठीक है, अब इसमें प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है वो दिया जाता है I =
I0 साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार से प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, जैसे दिष्ट धारा में विद्युत वाहक बल होता था, उसी तरह से इसमें भी विद्युत वाहक बल होता है, जिसको हम एप्साइलन से एप्साइलन नॉट साइन ओमेगा टी के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब अगर किसी भी विद्युत स्रोत के टर्मिनल्स जो कि प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत उत्पन्न कर रहा होता है, तो उसके टर्मिनल्स के बीच जो विभवांतर होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल बोलते हैं, है ना। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल क्या है? जो किसी भी विद्युत स्रोत में परिमाण और दिशा दोनों समान रूप से परिवर्ती रूप से चेंज हो रहा हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आता है अल्टरनेटिंग वोल्टता। तो अल्टरनेटिंग वोल्टता क्या है? V = V0 साइन ओमेगा टी। मतलब किसी प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती धारा विद्युत परिपथ में किन्हीं दो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर को क्या कहते हैं? वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं। ठीक है, जिसको हम निम्न समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, V = V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये बेसिक परिभाषाएं हैं। कुछ प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित और परिभाषाएं हैं। प्रत्यावर्ती धारा कुल मिला के इस तरह से साइन आरेख में, साइन के आरेख के रूप में प्रदर्शित होती है ग्राफ में। तो ये हो गई विद्युत धारा का रेखीय आरेख हो गया। तो विद्युत धारा, जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होती है, वह एक दिशा में यानी अक्ष के एक बार धनात्मक दिशा में अधिकतम मान तक जाती है, इसके बाद अपनी दिशा बदल के ऋणात्मक दिशा में न्यूनतम मान तक जाती है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो पहली परिभाषा है वो होती है आयाम की। आयाम, या इसी को हम शिखर मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयाम या कि शिखर मान बोलते हैं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा का वह मान जो किसी भी दिशा में अधिकतम हो। ठीक है, चाहे धनात्मक दिशा में अधिकतम हो चाहे ऋणात्मक दिशा में अधिकतम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आयाम के नाम से जानते हैं। और इसको आयाम को हम या तो शिखर मान या कि आयाम बोलते हैं, और I0 से या I0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? I0 से या I0 पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा मान है आवर्तकाल। आवर्तकाल, विद्युत धारा एक चक्र, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अपना एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेती, मतलब यहाँ से विद्युत धारा के यहाँ आने और पुनः उसी स्थिति में पुनः पहुँच जाने पर इसका एक पूरा चक्र यहाँ से यहाँ होगा। यानी विद्युत धारा को इतना चक्र पूरा करने में जो समय लिया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? आवर्तकाल के नाम से जाना जाता है। आवर्तकाल को T से प्रदर्शित करते हैं, और T बराबर कितना होगा? 2π/ω। 2π/ω। ओमेगा क्या है? इसकी कोणीय आवृत्ति, इसका कोणीय वेग कितना है? ओमेगा है। तो T = 2π/ω हो जाएगा, चूंकि विस्थापन बटे वेग क्या देता है? समय या समयांतराल देता है। तो T = कितना हो गया? 2π/ω हो गया। फिर तीसरा है कोणीय प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा जितने चक्र पूर्ण कर लेती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं, है ना। तो आवृत्ति को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं, न्यू NU, है ना, न्यू से प्रदर्शित करते हैं। और ये किसका होगा? विलोम होता है आवर्तकाल का। तो न्यू = कितना हो जाएगा? 1/T। तो न्यू = 1/2π/ω का इन्वर्स करेंगे तो कुल मिला के ये आ जाता है ω/2π। कितना आ जाता है? ω/2π आ जाता है। तो यहाँ से हम ω = 2π न्यू भी लिख सकते हैं। तो एक मान ओमेगा और न्यू के बीच में ये रिलेशनशिप होती है। ठीक है, ये संबंध होता है दोनों के बीच में। तो ये कुछ 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो हम इस पाठ में उपयोग करेंगे। आयाम या शिखर मान, मतलब किसी भी दिशा में विद्युत धारा का वह अधिकतम मान प्राप्त करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? शिखर मान या आयाम कहते हैं। आवर्तकाल, एक निश्चित एक चक्र पूर्ण करने में विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा द्वारा जो समय लिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। T से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा है आवृत्ति। तो विद्युत धारा एक सेकंड में या इकाई समय में,
1 सेकंड या इकाई समय। तो 1 सेकंड अथवा इकाई समय में जितने चक्र पूर्ण किए जाते हैं उसको उसकी आवृत्ति कहते हैं। हमारे भारत में जो सामान्यतः विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा उपयोग की जाती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। मतलब विद्युत धारा एक बार में 50 चक्र पूर्ण कर लेती है, मतलब 50 बार धनात्मक दिशा और 50 बार ऋणात्मक दिशा में गति करती है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अपने यहाँ प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा घरों में होती है तो उसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है ना, चूंकि आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? हर्ट्ज है, HZ है ना, HERTZ। तो वही आवृत्ति की इकाई कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बीच में अंतर। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बीच में अंतर पढ़ लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, और किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है अपने सिलेबस में, तो अपने को ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जरूर पढ़े रहना है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में जो कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। इधर लिख लेते हैं DC और इधर लिख लेते हैं AC। ठीक है, अथवा AC लिख लेते हैं, इधर DC लिख लेते हैं। ये हो गया AC, ये हो गया DC। तो अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में जो उसका मान होता है वो मान, परिणाम, परिमाण और दिशा दोनों आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं। जबकि DC में क्या होगा? दिष्ट धारा की दिशा नियत रहती है, दिशा नियत रहती है, परिमाण भले बदल जाए। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव, मतलब चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव का प्रदर्शन नहीं करती है। कारण क्या है? क्योंकि एक चक्र में ये 2 बार दिशा बदल लेती है। दिशा बदलेगी तो N ध्रुव और S ध्रुव की दिशा निरंतर बदलती रहेगी, मतलब यह चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा पाएगी। और रासायनिक प्रभाव में भी आयन चलने होते हैं, तो जब ये अपनी दिशा बदलेगी और एक चक्र में ही 2 बार दिशा बदल देती है, इसलिए चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव का प्रदर्शन नहीं करती है। ठीक है, यह केवल ऊष्मीय प्रभाव का प्रदर्शन करेगी, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव का प्रदर्शन नहीं करती, केवल ऊष्मीय प्रभाव का प्रदर्शन करती है। ठीक है, जबकि जो दिष्ट धारा होती है वो चुंबकीय, रासायनिक और ऊष्मीय तीनों प्रकार के गुणों का प्रदर्शन करती है। ठीक है, यही कारण है कि जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को मापने वाले यंत्र होते हैं वो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। जबकि दिष्ट धारा को मापने वाले जो यंत्र होते हैं वो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए हम याद रख सकते हैं कि इसको मापने वाले यंत्र ऊष्मीय प्रभाव पर और इसको मापने वाले, दिष्ट धारा को मापने वाले जो यंत्र होते हैं वो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए कम ऊर्जा व्यय की खर्च होती है। ऊर्जा इसमें भेजने में कम खर्चा होता है, ऊर्जा कम व्यय होती है, कम नष्ट होती है। कारण ये है कि AC में हम चोक कॉइल इस्तेमाल कर सकते हैं और चोक कॉइल का इस्तेमाल करने से ऊर्जा का व्यय या ऊर्जा की हानि कम होती है। DC में चूंकि हम चोक कॉइल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए DC में विद्युत हानि, विद्युत ऊर्जा का क्षय अधिक होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग में हम चोक कॉइल तो यूज करते ही हैं, चोक कॉइल यूज करते हैं जिससे ऊर्जा हानि कम हो जाती है। इसी तरह से ट्रांसफार्मर का यूज चोक कॉइल अल्टरनेटिंग करंट में किया जा सकता है, जबकि DC में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला है जो विद्युत धारा होती है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट जैसे ये कोई तार हो गया, तो जरूरी नहीं कि समान तार में पूरे परिच्छेद में, इसके पूरे एरिया में समान आवेश बहेंगे। चूंकि दिशा बदलती रहती तो कुछ एरिया में कम, कहीं पर आवेश का घनत्व तो ज़्यादा होता है। मतलब कि संपूर्ण चालक में समान मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जबकि अगर डायरेक्ट करंट है
मतलब दिष्ट धारा है, तो समान परिमाण में, समान परिच्छेद में, समान एरिया में समान रूप से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है। जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा, तो समान वोल्टता की, मतलब अगर वोल्टेज समान ले लिया जाए, जैसे 220 वोल्ट का अल्टरनेटिंग और 220 वोल्ट का डायरेक्ट करंट, तो अल्टरनेटिंग 220 वाला ज़्यादा खतरनाक होता है, जबकि डीसी इसकी तुलना में कम खतरनाक होता है। ठीक है। ये सबसे बड़ा अंतर है कि एसी समान वोल्ट में, समान वोल्टेज के लिए एसी ज़्यादा खतरनाक होता है, डीसी कम खतरनाक होता है। ठीक है। एसी चूंकि चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता, इसलिए इसका विद्युत चुंबक बनाने में उपयोग नहीं किया जा सकता। डीसी चूंकि ये चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, अतः इसका उपयोग हम विद्युत चुंबक बनाने में कर सकते हैं। रासायनिक, चूंकि अल्टरनेटिंग करंट रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, इसलिए बैटरी आदि को चार्ज करने के लिए इसका उपयोग डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है। ठीक है। यही कारण है कि अगर हमको कोई भी बैटरी चार्ज करनी हो तो उसके लिए हमें एक अलग से चार्जर की ज़रूरत होती है। डायरेक्ट लगा करके किसी भी बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता। चार्जर क्या करता है? चार्जर का मुख्य काम ही होता है एसी को डीसी में बदलना। यही कारण है कि जैसे मोबाइल हो गया, टॉर्च की बैटरी हो गई, इसी तरह की और जो भी बैटरी से चलने वाले हमारे विद्युत यंत्र हैं जिनमें बैटरी लगी होती है, तो उनको हम चार्ज करने के लिए चार्जर ज़रूर लगाते हैं। ठीक है। बिना चार्जर के एसी करंट से उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। ये एसी और डीसी के बीच में अंतर हमको ज़रूर पढ़ लेना है, या तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं इन्हीं अंतरों में से, या कि यही प्रश्न ही 2 नंबर में या 3 नंबर में 2 अंतर, 3 अंतर, 5 अंतर पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक अपने लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेना है हम लोगों को, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, एक पूर्ण चक्र में उसका औसत मान 0 होता है। इसको हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में औसत मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक। ये चीज हमको सिद्ध करनी है। ठीक। इसको हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है। तो इसको चलिए सिद्ध करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। या ऑब्जेक्टिव में भी याद रख सकते हैं कि औसत मान कितना होता है धारा का? 0 होता है। ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? पूर्ण चक्र के लिए 0 होता है। चलिए सिद्ध कर लेते हैं। तो हम ये जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा अगर किसी भी विद्युत परिपथ से प्रवाहित हो रही हो तो उसका समीकरण दिया जाता है I = I0 sin ओमेगा t। समीकरण नंबर 1। प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण है तो निम्न रूप में दिया जाता है। किसी भी विद्युत परिपथ से प्रवाहित होने वाले प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को निम्न समीकरण के द्वारा दिया जाता है I = I0 sin ओमेगा t। ठीक है। अब चूंकि हमने देखा कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत कुछ इस तरह से प्रवाहित होती है, तो यानी कि ये बार बार दिशा बदलती है और आवेश की प्रवाह की मात्रा भी परिवर्तित होती होगी, है ना। तो एक अति अल्प समय के लिए, यानी बहुत छोटे समय अंतराल dt के लिए मान लेते हैं कि इसका मान फिक्स रहता होगा। तो माना कि किसी विद्युत परिपथ में dt समय अंतराल के लिए प्रवाहित होने वाला आवेश कितना हो? dq हो। मतलब किसी विद्युत परिपथ में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही तो निश्चित रूप से आवेश ही तो चल रहे होंगे, है ना। तो वो dt समय में किसी विद्युत परिपथ से प्रवाहित होने वाला आवेश कितना है? dq है। तो I = कितना होता है? विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे आवेश समय अंतराल, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो निश्चित रूप से dt समय में परिपथ में प्रवाहित होने
वाला आवेश, प्रवाहित होने वाला आवेश, डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा इस समीकरण के अनुसार, आई डी टी, ये हो जाएगा। ये किसी समय dt के लिए, किसी समय dt के लिए है। और हम क्या निकालने वाले हैं, पूरे एक चक्र के लिए। तो पूरे एक चक्र में समय कितना लगता है, t, यानी 0 से लेकर के t टाइम तक में समय टोटल t लगा। तो उसमें आवेश का जो परिवर्तन होगा उसी को क्या बोलेंगे, पूरा चक्र बोलेंगे। तो dt समय में कितना विद्युत आवेश प्रवाहित हुआ, I dt के बराबर हो गया इतना। तो एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में औसत विद्युत धारा, विद्युत धारा I बराबर होता है कुल आवेश बटे समय अंतराल। तो विद्युत धारा यानी I और औसत है तो AVE, एवरेज, एवरेज को साइड में आई एव लिख दिए हैं। आई एवरेज बराबर हो जाएगा 0 से t समय अंतराल में, यानी कि कितने समय अंतराल में, 0 से t समय अंतराल में प्रवाहित आवेश, यानी कि आवेश कितना प्रवाहित हुआ बटे समय अंतराल। चूंकि समय अंतराल विद्युत धारा का समीकरण यही होता है कि आवेश बटे समय। तो आवेश कितना हुआ 0 से t में, अब बटे उसी का टाइम का डिवाइड कर देंगे। तो आई एवरेज इक्वल टू विद्युत धारा, मतलब 0 से t के बीच में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, आई डी टी। ये तो डी टी टाइम के लिए है, तो टाइम कितना लेना है अपने को, 0 से t का। तो 0 से लेकर के t तक आवेश प्रवाहित हुआ, तो टोटल कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो उसका समाकलन करना पड़ेगा 0 से t तक का, और बटे समय अंतराल टोटल कुल कितना टाइम लगा, t लगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। समीकरण 1 से I का मान रखने पर, समीकरण 1 से I का मान रखने पर, तो I एवरेज इक्वल टू हो जाएगा, लिख देते हैं समीकरण 1 से, I एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 0 से t, I का मान कितना है, I0 साइन ओमेगा t, फिर बगल में लिखा है dt बटे पूरे के बटे में t। ठीक है, तो I0 बाहर आ जाएगा, ये t बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 0 से t साइन ओमेगा t और dt। तो I0 अपॉन t, साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, साइन ओमेगा t का करेंगे कितना आ जाएगा, कॉस ओमेगा t, और ये जो अचर राशि है उसका भाग हो जाता है हमेशा समाकलन करते समय। तो ओमेगा टी के साइन ओमेगा टी का करेंगे तो कॉस ओमेगा टी आएगा, और जो अचर राशि गुणा में है यहाँ पे तो उसका भाग देना पड़ता है, और डिफरेंशियल करते समय, अवकलन करते समय गुणा, समाकलन करते समय अचर राशि का भाग कर देते हैं, है ना। तो साइन ओमेगा टी का कितना आएगा, कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा का भाग, लेकिन साइन का इंटीग्रल माइनस में आता है, कितना आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो भी होंगी 0 से t, ये वैल्यू रख दिए। अब इनका मान रखना होता है, तो I0 अपॉन ओमेगा, और t आ गए कहाँ, बाहर, अंदर क्या बचेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो अपर लिमिट तो माइनस कॉस ओमेगा, स्मॉल t के स्थान में t का मान, अपॉन ओमेगा, तो अच्छा ओमेगा तो बाहर ला दिए हैं, माइनस, फिर माइनस है अभी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ओमेगा, और t का मान 0, तो कितना हो जाएगा, कॉस 0। अब चूंकि अभी हमने देखा कि जो ओमेगा होता है, ओमेगा उसका मान कितना होता है, 2 पाई अपॉन टी, अभी हमने देखा था, है ना। तो इसलिए I0 अपॉन ओमेगा के स्थान में कितना रख सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी, और यहाँ पे ये हो जाएगा t, या यहाँ ना भी रखें तो चल जाएगा, कोई विशेष ज़रूरत नहीं है इनकी, है ना। तो t से t यहाँ भी कट ही जाएगा, अगर रख दिए हैं तो काट सकते हैं, माइनस कॉस ओमेगा के स्थान में रख दिए 2 पाई अपॉन टी यहाँ, और इंटू टी प्लस कॉस 0। ठीक है,
तो अब देख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका I0 अपॉन 2 पाई माइनस कॉस, टी से टी कैंसिल, कितना बचेगा 2 पाई प्लस कॉस 0। तो I0 अपॉन 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई का मान -1 प्लस कॉस 0 का मान 1 है ना। तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 0। तो इस तरह से I एवरेज इक्वल टू I0 अपॉन 2 पाई इंटू 0। तो ये आपका जो I एवरेज है उसका मान कितना आ गया 0 आ गया। I एवरेज का मान कितना आ गया 0। अतः एक औसत चक्र में विद्युत धारा का कुल मान, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का कुल मान कितना होता है, औसत मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का एक पूर्ण चक्र में औसत मान 0 होता है। ठीक है, इतना हम लोगों को करना पड़ता है। ये सिद्ध हो गया। ये प्रश्न भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का एक पूर्ण चक्र में औसत मान 0 होता है। ठीक है, इसको हम कर लेंगे। इसके बाद जस्ट इसके अगले टॉपिक में है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, इसको कर लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है ना, ये हमारा अगला टॉपिक है। अब हमें वर्ग माध्य मूल मान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमने देखा कि अगर प्रत्यावर्ती धारा है तो ये एक बार धनात्मक तो एक बार ऋणात्मक दिशा में जाती है। तो अगर इसका एवरेज निकालते हैं तो एवरेज औसत मान एक पूर्ण चक्र का तो 0 आ जाता है। मतलब इसका मापन तो हम कर ही नहीं सकते, औसत हमेशा हर बार 0 आ जाया करेगा, है ना। तो एक पूरे चक्र में कुल आवेश भी 0 हो जाता होगा। औसत मान 0 आ रहा है, मतलब कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के एक पूर्ण परिपथ में प्रवाहित होने वाले परिपथ का जो कुल योग होगा, परिणामी आवेश का मान होगा, वो कितना होता है 0 होता है। क्योंकि एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक दिशा में प्रवाहित होता है। तो इसलिए हमें जो धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस धारा के मान को औसत वर्ग करते हैं। वर्ग करने के बाद उसका वर्गमूल निकालते हैं और वर्गमूल निकालने के बाद उसका एवरेज लेते हैं। ठीक है, मतलब कि जो धनात्मक दिशा का मान होगा उसका वर्ग, ऋणात्मक दिशा का मान होगा उसका वर्ग, फिर उन दोनों का वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने के बाद फिर औसत निकालेंगे। तो वो मान क्या होता है, वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान मतलब वर्ग करेंगे, माध्य लेंगे और फिर उसका मूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या कहलाता है, वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। इसको हम शॉर्ट में सिंबल के फॉर्म में RMS रूट मीन स्क्वायर, इंग्लिश में उसको वर्ग माध्य मूल मान को क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर, इसलिए उसको IRMS से प्रदर्शित करते हैं। किस नाम से, IRMS से। ठीक है, इसीलिए अब हमको क्या करना है, इसके लिए मान निकालना है। वर्ग माध्य मूल मान के लिए मतलब IRMS की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक पूर्ण चक्र में वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा क्या होगी, एक पूर्ण चक्र में I स्क्वायर के माध्य के मूल। ठीक है, इस एक पूर्ण चक्र में I स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल, मूल लिख दीजिए चाहे वर्गमूल लिख दीजिए, के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चीज हम लिख लेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो मुख्य मान होता है यानी शिखर मान और वर्ग मूल मान के बीच में संबंध स्थापित करना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इसको हम सिद्ध करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वो किस समीकरण के द्वारा दी जाती है,
आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी के द्वारा दी जाती है। तो प्रत्यावर्ती धारा को हम निम्न समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब यदि प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाध्य मूल मान को IRMS से प्रदर्शित करते हो तब सबसे पहले तो इसका हमें वर्ग निकालना पड़ेगा, आई स्क्वायर RMS। ठीक, तो कुल विद्युत धारा निकालने वर्ग करने पर तो आई स्क्वायर RMS इक्वल टू हो जाएगा 0 से T आई स्क्वायर DT होल अपॉन T। जस्ट अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी ना, वर्ग कर दिया, आई DT अपॉन T होता है, तो वर्ग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वर्ग में परिवर्तित होने वाली विद्युत धारा तो आई स्क्वायर DT अपॉन T कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आई स्क्वायर RMS इक्वल टू 0 से T आई स्क्वायर DT अपॉन T। चूँकि अभी हमने आई की जब वैल्यू निकाली थी, आई एवरेज निकाला था, तो 0 से T आई DT अपॉन T किया था। तो अब यहाँ पे हम IRMS निकाल रहे हैं और इसका वर्ग भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, इसीलिए IRMS का वर्ग इक्वल टू आई स्क्वायर DT अपॉन होल अपॉन T। ठीक है, चलिए तो अब इसको हमें सिद्ध करना है और हल भी करना है। इसके बाद तो पूरी तरह से कैलकुलेशन मैथ के हिसाब से होना है। तो अब देख लीजिए 0 से T आई का मान समीकरण 1 से रख देंगे तो आई जीरो साइन ओमेगा T का होल स्क्वायर DT अपॉन T। तो ये हो जाएगा आपका आई जीरो का होल स्क्वायर, तो आई जीरो स्क्वायर बाहर और T बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 0 से T साइन स्क्वायर ओमेगा T DT। बना इतना। अब हमारे पास साइन स्क्वायर का तो होता नहीं, तो इसका हम फार्मूला बदलेंगे, फार्मूले में बदलेंगे इसको, और फार्मूला इसका जो होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, तो वो कुछ इस फार्मूले द्वारा निकलता है। क्योंकि हम जानते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम क्या जानते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए cos 2 ओमेगा टी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा कुछ होगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू, इसका मतलब कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। इसको हल करेंगे तो इतना माना जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 से ये आपका है आई स्क्वायर RMS ना, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर RMS इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर अपॉन टी। मान कितना रख दे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 और dt। तो अब देखिएगा ये हो जाएगा आई जीरो स्क्वायर टी, और ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t। यहाँ बचेगा 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और यहाँ पे dt। ठीक है, आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2t। अब देख लो भाई, 1 का अब समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का करेंगे तो आ जाएगा इसका अवकलन साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में कितना रहेगा 2 ओमेगा। चूँकि बताए हैं कि अवकलन कर समाकलन करते समय जो भी अचर राशि होती है वो भाग में जाती है और अवकलन में गुणा में जाती है। तो cos 2 ओमेगा टी का sin 2 ओमेगा टी तो होगा, लेकिन जो इसमें अचर जुड़ा हुआ है उसका भाग भी करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, जैसे ही अवकल समाकलन का फार्मूला लगा देंगे तो ये लिमिट यहाँ चेंज हो जाती है। अब वैल्यू रखना है अपने को, तो आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2t
वैल्यू रखेंगे तो टी के स्थान में ये टी रख दिए, माइनस साइन 2 ओमेगा, इस टी के स्थान में कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, ये तो हो गई अपर लिमिट की वैल्यू। अब रखते हैं लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका टी के स्थान में 0, माइनस माइनस भी होगा ना, तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस साइन 2 ओमेगा टी इंटू 0 अपॉन 2 ओमेगा। दैट मीन्स 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना, इतना। चलिए, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई 0 स्क्वायर अपॉन 2t, यहाँ पे बचा है t माइनस साइन 2 ओमेगा टी, तो 2 साइन 2 ओमेगा, और ओमेगा का मान कितना होता है, टी का मान 2 पाई अपॉन ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा। समझ गए होंगे, टी का मान रख रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलिए, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस 0, और ये भी कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो ओमेगा से ओमेगा क्या होगा, कैंसिल, तो ये होगा आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई 0 स्क्वायर अपॉन 2t, ये हो गया t माइनस, हर जगह ओमेगा का मान रख दें, अगर डाउट हो तो, यहीं बस रखे हैं, यहाँ भी चाहे तो रख सकते हैं, हर जगह जहाँ जहाँ टी हो तो वहाँ हर जगह, चूँकि टी इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो हर जगह जहाँ जहाँ टी हो वहाँ वहाँ 2 पाई अपॉन ओमेगा रख दीजिए। ठीक है, तो ये जो टी है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, हर जगह रख दिए भाई, है ना। तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, यहाँ भी हो गया था 2 पाई अपॉन ओमेगा, माइनस ये हो जाएगा साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा, बाकी ये तो 0 हट ही गए। अब ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई 0 स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 पाई अपॉन ओमेगा, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, नीचे जो भी हो वो 0 हो जाएगा। तो मतलब आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई 0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई ओमेगा इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई 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 कैंसिल, ये कैंसिल, 1 जा 2 जा, यानी आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू बचेगा आई 0 स्क्वायर अपॉन 2। तो निश्चित रूप से आई आर एम एस इक्वल टू आएगा अंडर रूट आई 0 स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा इतना। ठीक, तो आई आर एम एस इक्वल टू आ जाएगा आई 0 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो एक तो ये रिलेशनशिप होती है रूट मीन में, और या आई 0 इक्वल टू होता है, यहाँ इसका मान भी हम रख सकते हैं ना। चलिए देख लीजिएगा, तो आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा 0.707 और आई 0, यानी रूट मीन की वैल्यू, जो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू होती है 0.707 रूट स्क्वायर आती है। ठीक है, यहाँ पे 1/√2 का मान इतना आ गया 707। ठीक है, तो परिमेयीकरण करके 2 का भाग दे देंगे तब आया है इतना, है ना, इसको देख लीजिएगा। चलिए, तो ये रिलेशनशिप होती है आर एम एस इक्वल टू इतना, अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि आई 0 इक्वल टू होता है आर एम एस इंटू √2। तो जो धारा का शिखर मान होता है वो उसके औसत वर्गमध्य मूल मान का √2 गुना होता है। मतलब कि जो विद्युत धारा वास्तविक रूप से प्रवाहित हो रही होती है तो उसका शिखर मान उसके 2 गुना ज़्यादा ऊपर और 2 गुना ज़्यादा नीचे विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम एक अगला लास्ट टॉपिक लेने वाले हैं आज की क्लास का, और वो ये है कि जो समान वोल्टता की विद्युत धारा होती है वो प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से खतरनाक क्यों होती है। ठीक है,
हाँ, समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, क्यों? उसका रीजन ये होता है कि यदि मान लीजिए घरों में जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा दी जाती है तो वो किस रूप में दी जाती है? रूट मीन यानी कि वर्गमाध्य मूलमान में दी जाती है। तो मान लेते हैं कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा का मान जो कितना है, वो कितना है? 220 वोल्ट होता है। तो यह प्रत्यावर्ती धारा का औसत मूल मान होता है, यानी मूल माध्य मान होता है। तो VRMS इक्वल टू कितना हो गया? 220 वोल्ट। तो निश्चित रूप से जो भी इसका औसत शिखर मान होगा वो VRMS का कितने गुना होगा? √2 गुना होगा। तो निश्चित रूप से 220 में √2 का गुणा कर देते हैं, और जब √2 का गुणा करेंगे तो 220 गुणे √2 का मान 1.414। तो 0, 22 चौक 88, 22 एकम 22, 90, 22 चौक 88 और 9 31 और 22 एकम 22 और 31, इतना कुछ होगा। 3 अंक पहले दशमलव, यानी कि 311.08। तो लगभग कह सकते हैं कि 311 वोल्ट तो मिनिमम मान ही सकते हैं। 08 है तो मान लो कि ये 311.1 होगा, तो अप्रॉक्स 311 वोल्ट। तो हमको यहाँ देखने में ये मिलता है कि इस प्रकार अगर औसत 220 वोल्ट वाली प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है तो उसका शिखर मान कितना होता है? 311 वोल्ट हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि धनात्मक दिशा में 311 वोल्ट, ऋणात्मक दिशा में 311 वोल्ट, अर्थात जो विद्युत धारा का शिखर मान होता है तो 311 वोल्ट से लेकर के 311 वोल्ट तक परिवर्तित होता है। ठीक है, जबकि औसत मान कितना है? 220 वोल्ट है। ठीक है, जबकि दिष्ट धारा में अगर विभव 220 वोल्ट लगाएंगे तो उसका मान निरंतर रूप से शिखर मान और समान मान 220 वोल्ट ही रहा आता है ना। तो समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि उसका शिखर मान जो होता है तो औसत मान का √2 गुना हो जाता है ना। इसके कारण उसका मान शिखर मान का बढ़ जाता है। यही कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा समान वोल्ट में, इक्वल वोल्टेज अगर ले दोनों का, तो समान वोल्टेज का प्रत्यावर्ती धारा ज़्यादा खतरनाक होगा। ठीक है, ज़्यादा झटका मारेगा, ज़्यादा उसमें आवेश प्रवाह की दर होगी, और विद्युत धारा का मान परिवर्तित भी होता रहता है ना। मतलब तो इसलिए झटका मारने का, शॉक मारने का और ज़्यादा टेंशन रहता है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास से हम लोग पढ़ेंगे सर्किट, विद्युत सर्किट जो है, विद्युत अल्टरनेटिंग करंट सर्किट जो है वो हम कल से पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, और 3 या 4 क्लास में प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ जो है, विद्युत परिपथ पढ़ लेंगे। और विद्युत परिपथ अपने सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़े से ध्यान से पढ़ने में, समझ में काफ़ी अच्छे से आ जाते हैं, तो उनको बार बार फिर हमको रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, थैंक यू, गुड इवनिंग सभी के लिए।